चलो, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? ठीक ही है मैम, बस बढ़िया मैम। अच्छे आप बताओ मैम। एकदम बढ़िया। आप लोग ठीक ही क्यों है भाई? क्या हो गया? नेटवर्क ही नहीं चल रहा मैम 2-3 दिनों से। डिस्कनेक्ट भी हो जाता है बीच बीच में, कोई दिक्कत नहीं, वो भी हो जाएगा। तो चलो, पढ़ा था, क्लास लगा ली सारी? यस मैम। ये लगाई मैम। स्टार्ट करते हैं अपने आज वाले कॉन्सेप्ट के साथ। यहाँ तक हम कर चुके हैं कोल, ऑडिट, बैलेंस शीट, एनुएशन। इन सब में कोई डाउट है अभी तक का? नो मैम। नो मैम। सिर्फ ये कुछ 5 टर्म्स थी जो हमारी रह गई थी कल इस चैप्टर से, राइट? मनी मार्केट, म्यूचुअल फंड, यील्ड, यील्ड टू कॉल और जीरो कूपन बॉन्ड, है ना? यस मैम। यस मैम। फर्स्ट लेक्चर लगाया जो मैंने रिकॉर्डिंग आपको दी थी? यस मैम, उसमें था मैम। ये ना, जिसके पीछे से शोर आ रहा है ना घर में, वो अपना माइक ऑफ मत किया करो। बाकी कर लिया करो जिसको कुछ पूछना है, लेकिन वो शांति में बैठ के पूछा करो, ठीक है? चलो जी, तो मनी मार्केट समझ आ गया सबको? यस मैम। हर्ष जी, हर्ष, यस सर पित। मैम, ये मनी मार्केट आरबीआई कंट्रोल करता है। हाँ जी हर्ष, क्लास में है? हर्ष शायद क्लास में नहीं है। संजीत पूनिया, यस मैम। वीडियो लगाया था फर्स्ट वाला? मैम हाफ लगाया। हाफ में मनी मार्केट तो आ ही गया होगा, स्टार्टिंग में ही आ गया था। यस मैम। अब मनी मार्केट क्या होता है? मैम मनी मार्केट में मैम एक ऐसी फाइनेंशियल मार्केट होती है जहाँ पे मैम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स मिलती रहती हैं। हम बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं किसी 1 ईयर के लिए या फिर 1 ईयर से कम। एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट? वीडियो में दिए थे मैंने। मैम वीडियो वाले तो याद नहीं है, पर मनी मार्केट में हम मैम सिक्योरिटीज के लिए मैम हो सकता है या फिर शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए मैम। कौन कौन से? कोई एग्जांपल? मैम शॉर्ट सिक्योरिटीज और गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह, कमर्शियल पेपर और मैम टी बिल। कमर्शियल। टी बिल की फुल फॉर्म कौन बताएगा? ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल। ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल कौन बोल रहा था? चलो, ट्रेजरी बिल होता है। ट्रेजरी बिल कितने दिन का हो सकता है? 1 ईयर से लेसर। 1 ईयर से 1 लेस। ईयर से लेसर पीरियड के लिए हो सकता है। बिल्कुल ठीक है जी आपका मनी मार्केट वाला। चलो जी, अब आगे करते हैं हम। क्या म्यूचुअल फंड के बारे में पढ़ते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड यानी कि जो म्यूचुअली डिसाइड किया हुआ है। म्यूचुअल मतलब सारे लोग मिलकर डिसाइड करते हैं, फंड मतलब सब लोगों ने अपना फंड एक जगह डाल दिया। सो म्यूचुअल फंड एक ऐसी टेक्निक है या एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम लोग मनी इकट्ठा करते हैं लोगों से। यानी कि यहाँ पे एक्सपर्ट बैठे होते हैं, वो छोटे छोटे इन्वेस्टर से मनी इकट्ठा करते हैं। उनको बोलते हैं कि तुम्हारे बिहाफ पे हम ये पैसा जो है अलग कहीं लगा देंगे। तो लोगों ने कहाँ इन्वेस्ट किया? लोगों ने उस एक्सपर्ट के पास इन्वेस्ट किया। ये एक्सपर्ट का काम क्या है? ये एक्सपर्ट फर्दर इन्वेस्टिंग करना है। तो इस एक्सपर्ट ने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया एज एन म्यूचुअल फंड। तो लोगों ने अपना पैसा किस में लगाया? म्यूचुअल फंड में। तो म्यूचुअल फंड ने क्या किया? पैसों का स्विमिंग पूल बना लिया। तो a pool of money managed by the expert by investing in stocks, bonds and other securities. अब ये इन पैसों का क्या करेगा? ये मार्केट में लगाएगा। ये अलग अलग फंड्स के अंदर मार्केट लगाता है। जैसे जैसे स्टॉक प्राइस अबव जाएगा वैसे वैसे ही ये म्यूचुअल फंड्स का जो प्राइस है वो उस तरह से जाएगा। यानी कि म्यूचुअल फंड ने जितना पैसा इकट्ठा किया वो अपनी यूनिट्स बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड यूनिट्स। आप म्यूचुअल फंड्स की यूनिट परचेज कर सकते हो, और म्यूचुअल फंड्स ने यूनिट बेचकर जो पैसा कमाया वो पैसा कहाँ लगा दिया? सिक्योरिटी में।
सिक्योरिटीज जैसे जैसे फ्लक्चुएट होती है, इस यूनिट का प्राइस भी फ्लक्चुएट होता रहेगा। यानी कि जरूरी नहीं है इसमें पैसा लगाए तो डूबेगा नहीं, बट चांसेस ज्यादातर क्या रहते हैं, ज्यादातर चांसेस ये रहते हैं कि म्यूचुअल फंड आपको ज्यादा लॉस देगा नहीं। क्यों? क्योंकि अलग अलग एसेट में लगाता है, ये हमेशा सेफ खेलता है, ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाता है। अब डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का मतलब मुझे समझाएगी नेहा गर्ग। नेहा, यस मैम। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने दो मतलब अलग अलग पढ़े थे, डाइवर्सिफिकेशन भी पढ़ा था, पोर्टफोलियो भी पढ़ा था। अब इन दोनों को कंबाइंड करके बताओ क्या होता है। मैम जब सिर्फ एक जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करते, अलग अलग करते तो डाइवर्सिफाइड हो जाएगी, और एक पर्सन अगर अलग अलग चीज में कर रहा है तो वो उसको इकट्ठा पोर्टफोलियो बोले, तो ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। तो ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो जाएगा, यानी कि ये जो एक्सपर्ट्स हैं ये अपना पैसा जो लोगों से इकट्ठा किया है वो अलग अलग फील्ड में लगाएंगे। तो जब अलग अलग फील्ड में लगाएंगे तो इन्होंने क्या किया, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, तो बहुत चांसेस क्या है, इनका रिटर्न जो है वो इम्प्रूव करेगा, ना कि लॉस मेकिंग लेकर आएगा। मैम एक मिनट मैम हाँ जी, ये फिर से वेट करोगे? मैं ज्वाइन नहीं हुआ था मैम, कनेक्ट नहीं हो रहा था। हम नहीं आ रहा यहाँ पे, अपना नेम बताइए। मैम सावन, मैम ये फिर से रिपीट करना, ज्वाइन नहीं हो रहा था उस वक्त ये। तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जब भी बोला करो तो अपने नाम के साथ बोला करो, मुझे ऐसे कई बार आवाज से पहचान में नहीं आता, फ्लक्चुएट होती रहती है आवाज। ठीक है, चलो जी, म्यूचुअल फंड्स के बारे में पढ़ रही थी। अब म्यूचुअल फंड्स क्या है? म्यूचुअल फंड कुछ नया नहीं है। म्यूचुअल फंड में क्या है, म्यूचुअल फंड के अंदर एक बंदा है, यानी कि से रमन गोयल है। ठीक है, रमन गोयल काफी एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट FM। ठीक है जी, अब सावन है, अपने 3-4 भाइयों के साथ हो रहा है, सावन के साथ मान लेते हैं एक हर्ष है, दूसरा कौन है, संजीत है, और कौन है क्लास में, हिमांशु है, तरुण नाम का लड़का भी है मैम एक क्लास में, तो भी है, चलो तरुण डाल दिया, तुषार भी है। तो ये 4-5 भाइयों के साथ आया है अपने। अब ये 4-5 भाई सारे मिलकर क्या करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, तरुण भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और तरुण के पास इन सबसे ज्यादा पैसे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन ये ना अपने आप से मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। ये कैसे इन्वेस्ट करेंगे, ये सोचते हैं कि हमारे बिहाफ पे कोई और इन्वेस्ट कर दे, लेकिन ये किसी पे विश्वास भी नहीं करते। तो इन्होंने देखा मार्केट में रमन गोयल नाम का एक एक्सपर्ट है जिसने क्या खोला हुआ है, म्यूचुअल फंड। तो इन सब ने अपने अपने पैसे यहाँ जमा करा दिए, यानी कि इन्होंने बेसिकली क्या किया, इसकी यूनिट परचेज कर ली रमन गोयल की। तो यहाँ से जो यूनिट इन सब ने परचेज की है इसको बोला जाएगा म्यूचुअल फंड। अब ये एक्सपर्ट है, ये क्या करेगा इतने सारे पैसों का, यहाँ से बड़ी सारी गड्डियां डाइवर्सिफाई करके मैम, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके अलग अलग जगह लगा दें। मैं नोटों की गड्डियां बना लूं। हाँ, तो इतने सारे नोटों की गड्डियों का ये क्या करेगा, ये देखता है कि मार्केट में बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आई है, थोड़ा पैसा ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी डाल सकता है, अलग अलग कंपनीज के शेयर्स में भी डाल सकता है, ब्लू चिप या फिर डिफेंसिव स्टॉक्स जो होते हैं उनमें भी डाल सकता है, हाई मार्केट यानी कि रिस्क मार्केट में भी लगा सकता है, डेट इंस्ट्रूमेंट भी परचेज कर सकता है, कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकता है, यानी कि किसी भी एरिया में इन्वेस्ट कर सकता है। जब इतने सारे एरिया में ये इन्वेस्ट करता है तो हमारा डर थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि अब इसके पास तो पैसों का भंडार हो गया ना, अब इसके पास तो बहुत सारे पैसे हो गए, हर जगह इन्वेस्ट करता है, तो थोड़ा यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे, इन सब में इन्वेस्टमेंट के बाद जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट को ये अपनी नंबर ऑफ यूनिट्स में बांट देता है, यानी कि एज एन रिटर्न दे देता है इन लोगों को। तो इस प्रॉफिट का थोड़ा थोड़ा हिस्सा किनको मिलता है, तुषार को मिलेगा, थोड़ा हिस्सा तरुण को, थोड़ा हिस्सा हिमांशु को, थोड़ा हिस्सा संजीत को, थोड़ा हिस्सा हर्ष को, थोड़ा हिस्सा सावन को।
तो इन सबको क्या मिल जाएगा, अपने अपने हिस्से का प्रॉफिट। बाकी जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचेगा वो बच जाएगा रमन गोयल यानी कि एक्सपर्ट के पास बच जाएगा। तो इस एक्सपर्ट ने क्या किया, दूसरे लोगों से पैसा इकट्ठा किया, दूसरे लोगों के पैसों को पुल बनाया, स्विमिंग पूल बना लिया पैसों का। अब उस स्विमिंग पूल से थोड़ा थोड़ा बाल्टी भर पैसा निकाला और अलग अलग सिक्योरिटीज में डाला। अब अलग अलग सिक्योरिटीज में से पैसा निकालकर जो प्रॉफिट आया, उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा ये इन सबको बांट देगा और कुछ हिस्सा अपने पास रखेगा। जो हिस्सा इसने अपने पास रखा वो इसका प्रॉफिट है, बाकी जो हिस्सा बांट दिया वो अलग अलग लोगों का प्रॉफिट है। सावन भी खुश, हर्ष भी खुश, संजीत भी खुश, हिमांशु, तरुण भी खुश, तुषार भी खुश, सारे खुश। मैम इसमें तो फिर प्रॉफिट ही होता होगा हर बार? कई बार ऐसा भी होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, या फिर कई बार बहुत कम प्रॉफिट हो गया। जनरली लॉस कम ही होता है, लेकिन हो भी सकता है, मना नहीं करता है कि मैं लॉस नहीं बनाऊंगा, कभी कभी आ भी सकता है। मार्केट बिल्कुल डाउन चल रही थी। मैम इनको भी लॉस बियर करना पड़ेगा जिन्होंने इन्वेस्ट करा है क्या, ये है तो आपकी फाइनेंशियल मार्केट ही, फाइनेंशियल मार्केट का ही एक प्लेयर है, बस इसके पास ज्यादातर लॉस नहीं होता, इसलिए आप यहाँ पर आए हो। अब एक नॉर्मल बंदा है, किसी नॉर्मल शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, किसी नॉर्मल कंपनी में इन्वेस्ट करता है। मान लो जब उसने कंपनी में इन्वेस्ट किया, कंपनी का शेयर था 150 रुपए का, जब उसने बेचना चाहा तो कंपनी का शेयर आ गया 130 रुपए का, बैठे बिठाए 20 रुपए का लॉस। अगर उसने यहाँ पर 1000 शेयर परचेज कर रखे होते तो बैठे बिठाए कितने का लॉस हो गया, ये 20,000 रुपए का। 15,000 मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा ना, तो कम से कम मेरा पैसा जो जितना है, मान लो 150 है, तो 15,000 का 15,000 तो रहेगा ही रहेगा, मतलब 1.5 लाख का 1.5 लाख तो रहेगा ही रहेगा। ना ज्यादा लॉस होगा ना ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर आपका जनरली प्रॉफिट कम लेवल पर होता है, उतना नहीं होता जितना यहाँ पे होता। मान लो 150 का था, अब 180 का हो गया, तो 30 रुपए प्रॉफिट बल्ले बल्ले हो गई यहाँ पे, तो 30,000 का प्रॉफिट बैठे बिठाए आ गया। तो यहाँ पर ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है और ज्यादा लॉस भी हो सकता है। म्यूचुअल फंड में लॉस हुआ तो वो भी ज्यादा नहीं होगा, प्रॉफिट आया तो वो भी बहुत ज्यादा नहीं आएगा, लिमिटेड आता है। हाँ जी सृष्टि। म्यूचुअल फंड तो मैम लोगों को तो मैम रिटर्न ही बहुत कम देता है मैम। तो मैं वही तो कह रही हूँ, वहां पर ना तो बहुत ज्यादा आएगा ना बहुत कम आएगा, लिमिटेड आएगा, क्योंकि ये है ना तो मैम जो म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होते हैं मैम, तो वो मैम मार्केट ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, जो मार्केट ऑपरेशन से रिस्क क्रिएट होता है या फाइनेंशियल रिस्क रिलेट इन्होंने कर रहा है? कहाँ पे रिस्क, कहाँ पैसा लगाया है, मार्केट में लगाया है। यानी कि मार्केट अगर डाउन जाएगी तो यहाँ पर आपका पैसा जो आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है वो भी डाउन जाएगा। इसका मतलब ये होता है जैसे जैसे मार्केट मूव करेगी वैसे वैसे म्यूचुअल फंड की वैल्यू मूव करेगी। ठीक है, हाँ जी सृष्टि। ओके मैम ये यूनिट एक तरह के शेयर्स की तरह होते हैं क्या, जो मतलब लोग परचेज करें? बस इसका फॉर्मेट अलग हो गया। कंपनीज ने इशू किया तो कंपनी का स्टॉक यानी कि कंपनी का शेयर, म्यूचुअल फंड ने इशू किया तो म्यूचुअल फंड की यूनिट, मतलब एक ही है। तो मैम इसको म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट सेबी करती है? हाँ, ये भी सेबी का ही प्लेयर है। मैम बॉन्ड्स हमारा कैपिटल मार्केट का पार्ट है या मनी मार्केट का पार्ट है? बॉन्ड्स ये डिपेंड करेगा, क्योंकि बॉन्ड का ना अपना कोई स्पेसिफाइड फीचर नहीं है। बॉन्ड दोनों हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी। तो बॉन्ड किस तरीके से, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट का पार्ट हो गया। लॉन्ग टर्म अगर आएगा तो आप कैपिटल मार्केट के अंदर आओगे उसमें, यानी कि जो लॉन्ग टर्म। और मैम मनी मार्केट आरबीआई रेगुलेट करता है? ओके मैम बुक में तो इसको लॉन्ग टर्म बताया हुआ है, बॉन्ड को लॉन्ग टर्म प्रोमिसरी नोट होता है। ये बॉन्ड आपका जनरली जैसे जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है कुछ तरह के, वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। बॉन्ड्स का दोनों तरह से चलता है। अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको एक तरह की चीजें दी हुई है। जैसे आप डिबेंचर्स देखो, आपके डिबेंचर्स की डेफिनेशन भी गलत है बुक्स के अंदर। डिबेंचर की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट जो कि अनसिक्योर्ड होते हैं। यस मैम, ये तो गलत है डेफिनेशन मैम। कंप्लीटली सही नहीं है, मतलब ये डेफिनेशन तो होती है लेकिन ये अनसिक्योर्ड वाले की हुई। वैसे आपको बॉन्ड के अंदर लॉन्ग टर्म बॉन्ड की डेफिनेशन दी है। हाँ जी मैम, बॉन्ड के साथ कोई एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट अटैच होता है? वैसे बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करेगा आपका। जैसे ये लास्ट में यही आ जाओ, पहले ये कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड। अब जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं, जो कि इशू के टाइम पर आपके एट पर नहीं बेचे जाते, यानी कि डिस्काउंट पे बेचे जाते हैं।
इशू किया था उस टाइम पे, मान लो 100 रुपए का बॉन्ड था, तो आपको बोला कि मैं 90 रुपए में बेचूंगा, लेकिन जब पेमेंट का टाइम आएगा तो मैं पूरे 100 रुपए पेमेंट कर दूंगा और इसके अलावा मैं कोई इंटरेस्ट नहीं दूंगा। तो इन चीजों को बोला जाता है जीरो कूपन बॉन्ड। तो आपको यहाँ पर अल्टीमेट फायदा क्या हुआ, 10 रुपए का हुआ। अगर जीरो कूपन बॉन्ड है तो उसमें इंटरेस्ट नहीं लिखा होगा, जीरो कूपन नहीं है, नॉर्मल बॉन्ड है तो उस पर लिखा होगा कि मैं 2%, 4%, 5%, 6% कितना आपको इंटरेस्ट दूंगा। डिबेंचर्स नहीं इशू होते थे जैसे आपके 9% डिबेंचर, 12% डिबेंचर, 5% डिबेंचर। फिर डिफरेंस क्या हुआ मैम डिबेंचर में? डिबेंचर और बॉन्ड में डिफरेंस क्या हुआ? डिबेंचर और बॉन्ड्स में डिफरेंट क्या हुआ, डिबेंचर्स जो आपके इश्यूज होते हैं काइंड ऑफ लोन ही होता है ये, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस तरह की सिक्योरिटीज बेचनी है, किस तरह का बॉन्ड लगाना है। बॉन्ड तो बेसिकली है ही आपका लोन, डिबेंचर्स को आपको सिक्योरिटी की फॉर्मेट में डाल दिया, दोनों काम लोन के लिए ही आते हैं, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, वैसे पर्पस सेम है। मैम बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी होती है, ये भी म्यूचुअल फंड के जैसी होती है क्या? बिटकॉइंस जो आपकी करेंसीज हैं वो अभी रेगुलेट नहीं करी है आरबीआई ने, विवादित मुद्दा है वो काफी। मैम जीरो कूपन बॉन्ड में हम 90 रुपए पे करते हैं और हमें 100 मिलते हैं, और कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता तो 10 रुपए हमारा मुनाफा हो गया वहां पे, ठीक है। ओके मैम। चलो जी, अगला है हमारे पास क्या, इल्ड। इल्ड मतलब क्या होता है, इल्ड मतलब होता है प्रॉफिट या फिर परसेंटेज के टर्म में प्रॉफिट बोलते हैं। तो बेसिकली कहीं इल्ड पूछा जाएगा तो आपसे परसेंटेज पूछा जाएगा। तो जैसे कि इट इज द मेजर ऑफ रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अगर आप परसेंटेज की फॉर्म में किसी का प्रॉफिट निकालते हो तो वो इल्ड है, नॉर्मल में निकालते हो तो नॉर्मल एज एन प्रॉफिट या फिर रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट है। So stock yield is calculated by dividing the current price of share, यानी कि किसी की परसेंटेज कैसे निकालते हैं। मान लो मैंने 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया, 10,000 इन्वेस्ट करने के बाद मुझे 1,000 का प्रॉफिट हुआ, तो 1,000 डिवाइडेड बाय अगर मैं 10,000 करूं तो क्या मेरा परसेंटेज निकल जाएगा। हम 100 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा परसेंटेज के लिए। 100 से मल्टीप्लाई कर तो दिया, ये रहा। एक बात बताऊं, मान लो मेरा यहाँ पर 1,000 रुपए का प्रॉफिट था, डिवाइड कर दिया मैंने यहाँ पर 10,000 रुपए से। अगर मैं यहाँ पर कितना लिखूं, 0.1 लिखूं, तो मेरा कितना परसेंटेज हुआ? 10%। 10%। बात बराबर ही है, ये लिखूं या 10% लिखूं, बात तो बराबर ही है। परसेंटेज भी लगा सकते हो 100 में, कई बार यहाँ पर आप नहीं भी लगाते हो क्योंकि क्वेश्चंस में नहीं लिखा होता, तो इसका मतलब यही है 0.1% हो गया या फिर 10% उसको लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। हो गया जी। अगला है एक आखिरी बचा है, उसके बाद फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट। अब यील्ड टू कॉल क्या है? कॉल करने का मतलब क्या होता है? बुलाना। मैंने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए किसी बॉन्ड में जिसका मैच्योरिटी टाइम था आफ्टर 3 इयर्स, ठीक है। अगर मैं उसको आज ही वो करवाना चाहती हूँ, यानी कि 2 ही साल हुए और मुझे आज ही वो खत्म करवानी है, तोड़वानी है, तो इतने में जो मुझे प्रॉफिट हुआ उसको बोला जाएगा आपका यील्ड टू कॉल, यानी कि मैच्योरिटी से पहले हुआ प्रॉफिट। द रेट ऑफ रिटर्न अर्न्ड ऑन अ बॉन्ड इफ इट इज कॉल्ड बिफोर मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट से पहले, यानी कि जब वो होना था उससे भी पहले अगर जो मैंने उसको क्या करवा लिया, खत्म करवा लिया, तो उस टाइम पर उसको बोला जाएगा यील्ड टू कॉल। मतलब अभी मैंने बीच में से ही उसको वापस बुला लिया, तो बीच में से वापस बुलाने के बाद जो प्रॉफिट आया वो है यील्ड टू कॉल प्रॉफिट। क्लियर? मैम इसमें 1 साल का इंटरेस्ट तो माइनस हो ही जाएगा, जो 2 साल का ही मिलेगा। फिर आपका टर्म्स एंड कंडीशंस डिपेंड करती हैं। कई बार कंपनीज भी मंगवा लेती है पैसा वापस। कंपनीज ने क्या किया, मान लो कंपनी ने ना डिबेंचर इशू कर रखे थे या बॉन्ड इशू कर रखे थे, मान लो कंपनी ने यहाँ पर 1 करोड़ रुपए का लोन ले रखा था मार्केट से, ठीक है। अब कंपनी के दिन बड़े अच्छे चल रहे, कंपनी के पास खुद के पास इतना प्रॉफिट है, वो कहेगी मैं इस 1 करोड़ पे ब्याज भर रही हूँ, धक्के का भर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो पैसा है वो वेस्ट हो रहा है। अब कंपनी ने बोला कि मैं तुम्हें उतना ही प्रॉफिट दूंगी जितना मैं 3 साल बाद देती, यानी कि अभी जो 1 करोड़ में है 3 साल पड़े हैं, 3 साल का मैच्योरिटी टाइम है। अचानक से इसके पास बहुत पैसा आ गया, कहते तुम आज ही मैच्योर करा लो,
और मैं तुम्हें उतना ही बेनिफिट दूंगी जितना कि इस टाइम पर दूंगी। यानी कि इस टाइम पे अगर उनको 1 करोड़ के 1.15 करोड़ मिलने थे तो यहाँ पर इनको 1.15 करोड़ मिलेंगे। तो कौन नहीं आएगा? यहाँ पे आएगा। डिपेंड करेगा, टर्म्स एंड कंडीशन टाइम टू टाइम डिफरेंट हो सकती है। अगर कंपनी खुद बुला रही तो है मैम इसमें कंपनी को क्या फायदा होगा मैम? अगर कंपनी ज्यादा को पैसा आ अगले गया था तो उसको भी ब्याज पे दे सकती थी। देना चाहती कंपनी की टर्म्स पॉलिसी अलग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मैम आपकी आवाज कट रही है। मैं कह रही हूँ कि शायद नहीं देना चाहती थी कंपनीज की पॉलिसीज अलग हो सकती है, टर्म्स एंड कंडीशन अलग हो सकती है, कंपनी की मर्जी है। जनरली मैच्योरिटी से पहले किसी ना किसी सिचुएशन में ही करवाया जाता है। आपको या तो अपने ऊपर से सारा लोन खत्म करना है या फिर आपको खुद पैसे की जरूरत है, आप मैच्योरिटी से पहले पहुंच गए। अगर आप खुद जाओगे तो हमेशा इंटरेस्ट कट के मिलेगा, सामने वाला बुलाएगा तो इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। आप क्यों दोगे अपना? कहोगे मैंने तो 3 साल के लिए दिए थे तेरे को पैसे, मैं नहीं लेता बीच में पैसे वापस। कभी देखा है साहूकारों को पैसे लेते देते हुए? या फिर जो मनी लेंडर्स होते हैं, प्राइवेट मनी लेंडर्स बड़े पक्के होते हैं। कोई बंदा 1 साल के लिए पैसा अगर ब्याज पे लेता है और वो गलती से 8 महीने में लौटाने को आ जाए तो उससे ना आगे का 4 महीने का या फिर 2 महीने का एक्स्ट्रा ब्याज ले लेते हैं वो लोग। कहते हैं ऐसे थोड़ी ना, मैं बीच में अपना कॉन्ट्रैक्ट कितने का हुआ था 1 साल का, वो 8 महीने में ही आ गया, मेरा 4 महीने का लॉस हो गया। तो वो उस टाइम पर मांग लेते हैं और देना पड़ सकता है। समझे? तो मैम इससे बढ़िया तो मैम वो जब 8 महीने में उसको देने जाएगा जोन सा पैसा, वो खुद मार्केट में उसको 4 महीने के लिए दे के इंटरेस्ट कमा सकता है ना मैम। उसको तो फिर 4 महीने बाद दे ही देगा। तो मैम वो पागल थोड़ी होगा मैम जो उसको देकर आएगा। इंसान टू इंसान डिफर करता है। हो सकता है यहाँ पर ये जो पैसा है ना, अब मान लेते हैं ये तरुण जो है ना हमारा, तरुण ने लोन लिया था 1 साल के लिए, ठीक है। अब तरुण के हाथ में पैसा आ गया, ठीक है। अब तरुण ऐसा बंदा है, इसके हाथ में पैसा टिक नहीं सकता। इसको पता है कि आज मैंने इस पैसे को ठिकाने नहीं लगाया ना तो कल मेरे हाथ से ये पैसा खर्च हो जाएगा, क्योंकि इंसान ही ऐसा है, पैसा संभाल नहीं सकता ये इंसान। तो अब इसके हाथ से जब पैसा खर्च हो गया तो इस चक्कर में क्या बोलेगा, यार तू ले लाके नक्की कर, मेरे सिर से टेंशन है। तो इंसान अलग अलग हो सकते हैं, डिफर कर सकते हैं, अलग अलग चीजें हैं। तो हम आज के सिचुएशंस में हर एक टर्म्स एंड कंडीशन को समझ नहीं सकते। मार्केट में उस टाइम पता नहीं क्या अप्रोच चल रही है, कोई क्यों कर रहा है वो काम, हर एक का दिमाग अलग होता है। क्लियर है जी? इसी के साथ हमारे फर्स्ट पोर्शन खत्म हो गया, फाइनेंस मार्केट टर्मिनोलॉजी। ठीक है, मैम इसमें होल्डिंग पीरियड रहता है। यस मैम, होल्डिंग पीरियड बता दो। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, ये भी है मैम। रह गए? मैम एक गवर्नमेंट बॉन्ड है मैम, ये तो बताया था आपने थोड़ा। अच्छा बताओ कौन सा रह गया? होल्डिंग पीरियड। यस मैम। अरे Yes, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी रहे। नो मैम। कौन सा रहता है? और भी रहता है क्या कोई? गवर्नमेंट बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड। चलो जी, होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड क्या बताएगा कि ऐसा पीरियड जिस टाइम आपने होल्ड करके रखी थी क्या एसेट्स, तो वो पीरियड जब आपने अपनी एसेट्स को होल्ड करके रखा उसको होल्डिंग पीरियड कहते हैं। अब होल्डिंग पीरियड आपका कितना भी हो सकता है, आपने जितने टाइम के लिए एसेट रखनी है वो सारा का सारा आपका होल्डिंग पीरियड होगा। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो आपको फाइनेंस एक्टिविटी करने के लिए हेल्प करें। आपके मॉड्यूल के अंदर है क्या ये सारे? यस मैम। यस मैम। यस मैम। शेयर हो रही है आपके साथ?
चलो जी, सो होल्डिंग पीरियड क्या था? होल्डिंग पीरियड वो पीरियड था जब आपने क्या करके रखा, आपने अपनी कैपिटल एसेट्स को ओन करके रखा, बट जो उस बंदे ने भी अपने एसेट्स को होल्ड करके रखा उसका वो होल्डिंग पीरियड हो गया। ठीक है जी, उसके बाद क्या था हमारे पास? मैम मैं अपनी स्क्रीन पे चैप्टर खोल मॉड्यूल नहीं दिख रहा। मॉड्यूल हो दिख रही नहीं है रहा स्क्रीन आप मैम। लोगों के साथ? यस मैम, आपके लैपटॉप की स्क्रीन दिख रही है बस। यस मैम। ये पीडीएफ दिख रहे हैं मैम। अब दिख रही है? यस पीडीएफ दिख रही है? यस मैम, यस मैम। यस मैम। तो आपका एक होल्डिंग पीरियड रहता था। होल्डिंग पीरियड का मतलब क्या हो गया अपना? जब आपने कोई एसेट्स को होल्ड करके रखा, उस टाइम पे आपका होल्डिंग पीरियड हो गया। तो आपने यहाँ पर कैपिटल एसेट्स के लिए बेसिकली यूज होता है ज्यादातर हमारा, क्योंकि स्टॉक मार्केट टर्मिनोलॉजीज हम पढ़ रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट में अपनी कैपिटल एसेट को जितना लंबे समय तक आप होल्ड करके रखोगे वो आपका क्या हो गया? होल्डिंग पीरियड हो गया। ठीक है जी, जिस भी एसेट को किसी भी फॉर्मेट में रखो, यानी कि ऐसा भी हो सकता है, अब ये वाली एसेट है, आपने किसी को गिरवी रख दी, तो while pledging the asset as collateral the holding period is taken into consideration। अब ये एसेट आपने गिरवी रख दी, लेकिन ये एसेट है किसकी? मान लो महक को बीच में पैसे की जरूरत पड़ गई, महक ने क्या किया कि मेरे पास इतने सारे शेयर्स पड़े हैं, वो शेयर्स मैं सृष्टि के पास गिरवी रख देता हूँ, लेकिन अभी भी उस शेयर्स पर मालिकाना हक किसका है? महक का या सृष्टि का? महक का मैम। महक का मैम। तो होल्डिंग पीरियड के अंदर वो पीरियड भी इंक्लूड होगा जब आपने अपनी एसेट्स को किसी के पास गिरवी रखा है। क्लियर है? यस मैम। इसमें हम अपनी एसेट्स को भी होल्ड करते हैं, वो भी होल्डिंग पीरियड होता है। बिल्कुल। और क्या रहता है हमारा इसके अंदर? फाइनेंशियल तो होगा इंस्ट्रूमेंट मैम ये पॉइंट दोबारा ही बता दो। क्या चीज? मैम, फाइनेंशियल ये इंस्ट्रूमेंट कोलेटरल वाला। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रहते हैं। यस मैम। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, बस ये दो। हाँ मैम, बस। यस मैम। पहले इसको कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ वो जो कोलेटरल वाला मैं दोबारा बता रही थी। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो किससे डील करते हैं? जो फाइनेंस से डील करते हैं, यानी कि सारे इंस्ट्रूमेंट में बातें किसकी होंगी? फाइनेंस की होंगी। अब अगर मैं बोलूँ एक 100 रुपीज का नोट, वो एक इंस्ट्रूमेंट है। क्यों? क्योंकि वो हमें क्रेडिट मतलब पावर देता है परचेज करने की पावर। कुछ भी चीज हमें ट्रांजेक्शन करनी हो तो हमें पैसे से कर लेंगे। तो जो हमारा कैश है, कैश क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। चलो जी, उसके बाद क्या हो सकता है? चेक। चेक भी क्या है हमारा? एक नेगोशिएबल। नेगोशिएबल मतलब उसको ट्रांसफर भी किया जा सकता है और वो एक इंस्ट्रूमेंट भी है। वैसे ही हमने किसी बंदे के साथ कोई एग्रीमेंट कर रखा है रिलेटेड टू फाइनेंस, यानी कि उस एग्रीमेंट के बदले हमें क्या मिलेगा? डीड को आप एग्रीमेंट बोल सकते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं ना उसको आप डीड भी बोल सकते हैं। तो डीड क्या है? डीड भी आपका वो एक इंस्ट्रूमेंट है या फिर वो एक डॉक्यूमेंट है जिसकी वजह से आपको पैसे मिलेंगे सामने वाले से। तो बेसिकली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कुछ नहीं है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आपको पैसे दिलवा या फिर और द मैटर या फिर एनी रिटर्न या ऑथेंटिकेटेड एविडेंस दैट शोज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन और एग्रीमेंट, उन सब इंस्ट्रूमेंट को फाइनेंशियल बोला जाता है। तो कैश हो गया, चेक हो गया, या फिर आपकी डीड्स या एग्रीमेंट्स हो गए। बिजनेस व्यापार करते हो तो सारे के सारे लगभग इंस्ट्रूमेंट आप कैसे बनाते हो? फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हो। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आप क्रिएट करते हैं। क्लियर है जी? मैम ऑथेंटिक एविडेंस कौन से होते हैं? ऑथेंटिकेटेड का मतलब होता है जिस पर किसी ने साइन किया है, अपनी रिलायबिलिटी डाली है, उसको बोला जाता है ऑथेंटिकेशन। मान लो मैंने कोई डॉक्यूमेंट या कोई लेटर लिख के दिया, उस पर अपना साइन कर दिया, या आपके ICAI से कोई लेटर आया, उसके नीचे अगर ICAI के चेयरमैन का साइन है तो वो लेटर ऑथेंटिकेटेड है, उस पर विश्वास किया जा सकता है, रिलायबल। ठीक है? मैम नेगोशिएबल का मीनिंग क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपका वैसे तो बेसिकली वो होता है जिस इंस्ट्रूमेंट को आप ट्रांसफर कर सकते हो मार्केट में, जिससे आप मोल भाव यानी कि अपना व्यापार कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जैसे कि चेक है जो, वो आपका एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि चेक से आप आगे अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हो, जिसे किसी और को ट्रांसफर किया जा सकता है।
ठीक है, बाकी इन डिटेल ये अंकुर सर बताएंगे आपको, अंकुर सर के बिजनेस का सब्जेक्ट का पार्ट है। करें आगे, फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी। यस मैम। फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी क्या है? फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी यानी कि ऐसा बंदा जो इंटरमीडिएट यानी कि मीडिएटर होगा किसका? फाइनेंस मार्केट का या फाइनेंस रिलेटेड ट्रांजैक्शन का। अब क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था कि शेयर ब्रोकर्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, तो ये क्या है? इंटरमीडिएरी का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि क्या है, सारे के सारे दो बिजनेसेस के बीच में टाई अप करवाते हैं, ये दो बिजनेसेस के बीच में एज एन लिंक काम करते हैं। So financial intermediary is basically a party या फिर एक person जो कि act as a link between a provider who provides security and the user who purchases the security। अब क्या होता है कि आप लोगों ने यहाँ पर सिक्योरिटीज बेच दी और उससे पैसे आ गए। अब बीच में कोई फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी चाहिए जो इन सबको आपका सेटलमेंट करवा के दे, यानी कि सारे पैसे का लेन देन पूरा करवा के दे, तो वो क्या होगा आपका? वो होगा आपका फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी। तो कुछ नहीं होते, जैसे ब्रोकर होते हैं ना, हमारे एजेंट होते हैं, वो तो क्या होते हैं, हमारे बिहाफ पर काम करते हैं। ये काम किसी के बिहाफ पर नहीं करते, बट दो पार्टीज के बीच में मीडिएटर होते हैं, ताकि इसकी बात इस तक पहुंचा सके और इसकी बात इस तक पहुंचा सके। फाइनेंस मार्केट में है तो फाइनेंशियल मीडिएटर, नॉर्मल मार्केट में होते नॉर्मल मीडिएटर। तो इस मीडिएटर को हम बोल सकते हैं बिचौलिया। क्या है ये? मैम ये दोनों साइड से कमीशन लेते हैं, और जो ब्रोकर होता है वो हमसे लेते हैं सिर्फ वन साइड से कमीशन। सारे ब्रोकर एक साइड थोड़ी ना लेते हैं। अब रियल एस्टेट ब्रोकर है वो डबल साइडेड कमीशन खाते हैं। तो मैम फिर ब्रोकर और फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी में फर्क डिपेंड हो गया ना, मार्केट डिफरेंट डिफरेंट हो गई। हाँ जी सर। कोई अटेंडेंस लिए अभी तक आपने? नहीं सर। ठीक है, एक बार पूछना कौन बच्चे कल इस क्लास में एब्सेंट? आप किस क्लास में? कल कौन कौन बच्चे फर्स्ट क्लास में यानी कि बीसीके की क्लास में एब्सेंट थे? डिस्कनेक्ट हो रहा था, थे तो क्लास में बार बार। मैम क्लास में होते बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। नहीं, ऐसा था जो था ही नहीं, जो आए थ्रू आउट द क्लास। फ्लक्चुएशन को साइड में रखो। नाम है हमारे पास, हम बोल लेंगे तो फिर डांट लगाएंगे, उससे पहले अपने आप ही बता। लिस्ट है ना अपने पास कौन कौन एब्सेंट? हाँ जी सर। अपने आप बता दो कौन कौन एब्सेंट थे। कोई नहीं था क्या कल एब्सेंट? सारे प्रेजेंट। और अगर हम बोल लेंगे ना फिर हम तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाएंगे यहाँ पे एकेडमी में। जल्दी बताओ कौन कौन एब्सेंट था क्या? वाली लिस्ट निकाल। सर कल मेरा सेकंड लेक्चर नहीं लगा पाया, सेकंड भी आधा लगाया था। कौन है, नाम बताइए अपना। पंकज गर्ग मैम। और कोई? सेकंड लेक्चर में नेट की दिक्कत थी मैम। गुड नेम तो रश्मि नहीं थी। रश्मि रश्मि आप आज प्रेजेंट हैं? शादियों में मनोज? यस मैम। आप कल नहीं थे क्लास में? कनेक्ट नहीं हो रहा था मैम। नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करो भाई, ये कोई बहाना तो नहीं है ना कि कनेक्ट नहीं हो रहा था? क्या फेल होना है? नो सर। फिर और जुगल वंशिका, जुगल एंड वंशिका दोनों अगर पड़ोस में पेरेंट्स को। ठीक है। एंड अभिषेक प्रथम। थे मैम कल।
किसी का हो तो पेरेंट्स को फोन करके बुला लेना। ये बताओ कि जितना भी किया है उतना क्लियर हो गए तीनों टर्म्स? यस मैम। फाइनेंशियल Yes, इंस्ट्रूमेंट, ma'am. फाइनेंशियल Yes, इंटरमीडिएट ma'am. और होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड में आप मुझसे पूछ रहे थे वो कोलेट्रल वाला पॉइंट। कोलेट्रल वाला पॉइंट ऐसा है कि मान लेते हैं रिया को चाहिए लोन। रिया ने क्या किया, अपनी कैपिटल एसेट्स किसी को गिरवी रख दी, से उन्होंने रख दी मनोज के पास की, ठीक है। अब जस्ट जिस दौरान ये कैपिटल एसेट मनोज के पास है, उस दौरान इस कैपिटल एसेट पर होल्डिंग किसकी है, रिया की या मनोज की? मनोज की मैम। मनोज की। रिया की है, मनोज की। क्योंकि इसकी मालकिन अभी भी कौन है, किसने पैसा लगाया हुआ है इसके रिया ऊपर? तो इसके पास तो सिर्फ गिरवी रखी है ना, सिक्योरिटी है ये। इसका हक कब आएगा, जब रिया उसके पैसे देने से मना कर देगी, तब वो रिया के हाथ से छूटकर मनोज के हाथ में जाएगी। बट अभी भी इसके ऊपर मालिकाना हक रिया का है, तो इसका होल्डिंग पीरियड रिया के होल्डिंग पीरियड में इंक्लूड किया जाएगा, ना कि मनोज के होल्डिंग पीरियड में। क्लियर? मैम जो फिक्स टाइम पीरियड उस कर टाइम रखा है होगा तो उसके मनोज के बाद पास। भी एक काम करो, ये सेशन खत्म होने वाला है, इसको स्टॉप करके फटाफट नए सेशन में ज्वाइन करो।